गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपना अध्याय शुरू किया था सत्ता की साझेदारी, और यहाँ हमने दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न उत्तर थे उनके ऊपर डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, सत्ता में हिस्सेदारी या साझेदारी के 4 लाभ लिखो। या ये कह सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक के व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, व्याख्या कीजिए। ये भी लिख सकते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहला लाभ है, इससे विभिन्न या सभी सामाजिक समुदायों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है या टकराव कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है, यानी शासक बार बार नहीं बदलते। नंबर 3, इससे देश में हिंसा और अलगाववाद पर विराम लगता है या रोक लगती है। अलगाववाद का मतलब है देश से किसी राज्य का अलग होने की बात। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हमारे देश जम्मू की बात करें, और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश आज पहले राज्य थे, वो क्या करते थे, अलगाववादी विचारधारा वाले लोग थे, वो भारत से अलग होने की बात करते थे। 4 पॉइंट, सत्ता की साझेदारी एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। इसके अलावा हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं। वो पॉइंट क्या है कि सभी समुदायों के लोगों का समान विकास होता है तथा सभी को समान प्रतिनिधित्व भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता में हिस्सेदारी का संक्षेप में वर्णन करें। इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने पहले अध्ययन कर लिया है। दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न थे उसके अंदर इसका अध्ययन किया था। तो इसमें क्या लिखेंगे, बेल्जियम में निम्नलिखित 4 सत्रों पर सत्ता में हिस्सेदारी के नियम तय किए गए। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। यानी बेल्जियम में सत्ता की हिस्सेदारी किस आधार पर की गई थी, भाषा के आधार पर। तो वहाँ पर केंद्रीय जो सत्र है, वहाँ पर जो मंत्री हैं वो डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या क्या होगी, दोनों की आप समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ वेलोनिया और फ्लेमिश सरकारों को सौंप दी गई या उनको प्रदान कर दी गई। नंबर 3, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों भाषाई समुदायों की समान हिस्सेदारी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई है। यानी कहने का मतलब है भाषा के आधार पर सरकार का गठन किया गया या स्थापना की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे। गृह युद्ध होते हैं जब किसी देश के अंदर ही 2 समुदायों के बीच आपसी झगड़ा या तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसे गृह युद्ध बोलते हैं। तो गृह युद्ध के क्या कारण थे, क्योंकि सबसे मेन कारण वहाँ पर सिंहली जो श्रीलंका की राजभाषा है, सिंहली एक जाति है। श्रीलंका में सिंहलियों को सरकारी नौकरियों तथा विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जा रही थी। यानी जो नौकरी, सरकारी जो नौकरी हैं और विश्वविद्यालय में दाखिले जब होते हैं, तो वहाँ पर सिंहली जो समुदाय के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती थी। जिससे क्या हुआ, दूसरे जो समुदाय के जो लोग थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने सरकार का या सरकार की इन नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तमिलों को अनेक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। या ये कह सकते हैं कि तमिल समुदाय के जो लोग हैं उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। नंबर 3, सरकारी संरक्षण वाली योजनाओं में तमिलों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था। तो ये था
क्या बताया, जो सरकारी संरक्षण वाली योजनाएं थी, जो सरकार ने जो योजनाएं चला रखी थी, उनका तमिलों को कोई लाभ नहीं था, जिसके कारण क्या था, श्रीलंका के अंदर तनाव था। वो तनाव यानी जो गृह युद्ध की जो स्थिति पैदा हो चुकी थी वो चली हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा, बहुसंख्यकवाद क्या है, एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले बहुसंख्यक क्या होता है? बहुसंख्यक का मतलब है जो संख्या में ज्यादा है। अब यहाँ पर वाद का मतलब, वाद मतलब विचारधारा होती है, यानी एक ऐसी विचारधारा जो बहुसंख्यक समुदाय को अपने मनमाने तरीके से देश पर शासन चलाने का अधिकार प्रदान करती है, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। इसके साथ वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अवहेलना का मतलब न मानना, यानी जो संख्या में ज़्यादा है सिर्फ उन्हीं की इच्छाओं को मानना, उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका प्रमुख कारण है। श्रीलंका की सरकार ने सिंहली समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए कानूनों का निर्माण करना बहुसंख्यकवाद का उदाहरण। तो एक उदाहरण क्या दे दिया यहाँ पर, श्रीलंका में, हमने पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा, श्रीलंका में सरकार ने सिंहली समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए या हितों को बचाने के लिए कानूनों का निर्माण करना बहुसंख्यकवाद का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ने के क्या कारण थे? बिल्कुल जो पहले हमने अध्ययन किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अध्ययन किया था कि नाराजगी बढ़ने का दोनों कारण पहले पढ़े कि राजनीतिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था, या जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का लाभ तमिलों को प्राप्त नहीं था। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जा रही थी, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जा रही थी, जिसके कारण श्रीलंका के जो तमिल थे वो नाराज हो रहे थे। फिर लास्ट जो पॉइंट है नंबर 4, नए संविधान के अनुसार सरकार सिंहलियों के धर्म बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करती थी। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था। तो ये लगभग जो पहले पढ़े हैं क्वेश्चन है, लगभग उन्हीं से वो लिए गए हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट या बनावट के बारे में आप क्या समझते हैं? ये भी पहले हमने पढ़ा है। तो ये कह सकते हैं कि बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट बहुत कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है, या ये कह सकते हैं कि देश की कुल आबादी का 59% भाग डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब जो राजधानी है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहाँ का वर्णन किया गया है कि 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध एवं ताकतवर रहे हैं। देखिए, पूरे यदि देश की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन है, किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? डच भाषा को। लेकिन यदि राजधानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर लगभग 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो इसके आधार पर भी, लेकिन उनको क्या है, वो क्या दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक समृद्ध भी हैं, यानी वो आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और ताकतवर भी हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है, यहीं तक इनको संपन्न करते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।